जैसे ही आप पैदा हुए थे तभी आपके दादा दादी, ताऊ ताई, मामा मामी, चाचा चाची, किसी न किसी एक ने या फिर सब ने ये कहा होगा कि आपकी शक्ल आपकी मम्मी जैसी है या फिर आपकी शक्ल आपके पापा जैसी है। इसके पीछे का कारण क्या है, वहीं हाँ इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारी शक्ल, हमारी हाइट, हमारा हेयर कलर, हमारी आई कलर, हमारा एयर जो कितना जो लोब है वो अटैच होने वाला है, नहीं फ्री होने वाला है, या फिर हमारे नाक का साइज़ कितना होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती क्यों होती है, या फिर हमारे एंसेस्टर्स से मिलती जुलती क्यों होती है, मतलब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडफादर, इनसे मिलती जुलती क्यों होती है, इनके पीछे का साइंस क्या है, वही सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर यानी कि जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात, चैप्टर के अंदर घुसने से पहले एक बात क्लियर करवाना चाहती हूँ कि ये चैप्टर मतलब जैसे लोग होते हैं ना कि डेफिनेशन पढ़ के उससे समझा देते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं समझने वाली। यहाँ पर सिर्फ हम समझाएंगे, आपको अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना के लिख लो या फिर अपनी बुक से फॉलो करवा लो, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू आप बस डेफिनेशन रट के दिख कर आ जाओ। क्योंकि रटने से होता ये है कि आप पूरी अच्छे से रट भी नहीं पाओगे, क्योंकि सबकी कैपेसिटी उतनी ही होती, सब सारे बच्चे रट नहीं पाते हैं। और समझना तो सबके बस की बात होती है ना, सब समझ तो सब सकते हैं, बस लिखना अपने हिसाब से है। तो यहाँ पे समझोगे वहाँ पर आप जाकर लिख लोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो जेनेटिक्स है ये एक सदी था जिससे पहले हमें पता नहीं था कि अच्छा ठीक है हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स से मिलती तो है, पर इसके पीछे का कारण क्या है ये किसी को नहीं पता था। तो फिर हमारे पास है जेरर मॉन्डल, ठीक है, कोई ने जेरगर मॉन्डल बोलता है, कोई ग्रोगर मॉन्डल बोलता है, जिसे जो प्रोनाउंसिएशन अच्छी लगती है वो इस हिसाब से पढ़ सकता है। हमारे सबसे जेरर मेंडल है, ठीक है। तो ये है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जेनेटिक्स की खोज की थी। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, उसके बाद वो साइंटिस्ट बन गए। तो कारण क्या हुआ कि ये एक मॉन्क से साइंटिस्ट बनने के पीछे की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि अपने जो मॉन्क लोग होते हैं वो अपने मोनेस्ट्री में रहते हैं, तो वहाँ पे जब रहते थे तो वहाँ पर एक गार्डन था, ठीक है। गार्डन के अंदर अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे थे, ठीक है, कोई ग्रासेस हैं, कोई फूल है, कोई पौधा है। तो उनमें से एक पौधा था पी, ठीक है, गार्डन पी, मटर जिसे हम लोग कहते हैं। तो मटर जो था उसे इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, बहुत सालों से इन्होंने देखा। तो बोले कि कोई मटर लंबा है, कोई छोटा है, किसी का जो पॉड कलर है वो ग्रीन है, किसी का येलो है, कोई बहुत अच्छे तरीके से खिल चुका है, कोई एकदम रिंकल्ड हो चुका है। जो सीड्स हैं किसी किसी की येलो है, किसी किसी की ग्रीन है, किसी किसी के राउंड है, किसी किसी के रिंकल्ड है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी तो बोले कि इतने एक ही जब परिवार से बिलोंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों आती है। इन सब के पीछे का कारण जानने के लिए इन्होंने ऑस्ट्रियन मॉन्क, जो ये मॉन्क से अब अपनी स्टडी वहाँ पे कंटिन्यू किए, वो गार्डन की पी के ऊपर अपनी पढ़ाई की। उससे उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई जिससे हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे साथ होती हैं कि कोई एक ही फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, एक की हाइट एक थोड़ा मतलब जो पी है वो एक रिंकल्ड हो रहा है और दूसरा अपना परफेक्ट साइज पे आ रहा है, कोई ग्रीन कलर का पॉट बना देता है, कोई येलो कलर का पॉट बना देता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी और इन सब की स्टडी करके हमें पता चला कि ठीक है इन्होंने जो भी काम करवाया इसके पीछे का कारण क्या है, जेनेटिक्स है। तो ये जो जेनेटिक्स जो बार बार जो टर्म आ रही है जेनेटिक्स, इसका अर्थ क्या होता है, इसका असली में मीनिंग क्या है। तो जेनेटिक्स बेसिकली अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाओ तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। अब यहाँ से एक और टर्म आती है कि भाई स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है तो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जेनेटिक्स का डेफिनेशन ये है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड लॉज related to its transmission। मतलब हम लोगों ने इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है, दो चीज़ें हमें साफ साफ दिख रही है। पहला तो भाई जेनेटिक्स कुछ ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई है किसकी, हेरिडिटी की। तो सबसे पहले टर्म तो ये हेरिडिटी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहला पॉइंट तो ये कि जेनेटिक्स क्या है, एक पढ़ाई है किसका भाई, तो हेरिडिटी का, ठीक है। तो हेरिडिटी हमें समझना है, ओके। दूसरा एंड लॉज रिलेटिंग टू इट्स ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसके पीछे के लॉज के, तो मतलब हेरिडिटी कुछ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं एंड लॉज रिलेटेड टू इट्स ट्रांसमिशन, है कि नहीं, समझ में आया। अब ये जो हेरिडिटी है इस टर्म को समझ लेते हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स, या फिर कह लो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी एक चीज़। तो मैंने यहाँ पे बॉडी लिख दिया तो फीचर्स लिख ही देते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो डेफिनेशन हमने सबसे पहले
स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आपके शक्ल, आपका हाइट, आपके बाल का कलर, आपका जो हेयर है उसका कलर, ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स या फिर कह लो कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर हो रहा है ना। आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हो, आपकी हाइट मिलती जुलती है, आपका शक्ल मिलते जुलता है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इन्हीं ट्रांसमिशन की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। और ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है आपके पेरेंट्स से आप तक या फिर आप से आपके ऑफस्प्रिंग तक, इन्हीं चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। क्या पॉइंट क्लियर है? जेनेटिक्स और हेरिडिटी में डिफरेंस समझ में आ गया। जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, और हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स या फिर कह लो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग तक का जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। और जो ट्रांसमिशन का पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। क्या पॉइंट क्लियर है? जहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड लॉस रिलेटिंग टू इट, यानी कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है इसके पीछे का लॉस और साथ ही साथ ये जो हेरिडिटी है इसकी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। अब ये हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझ लो, हेयर कलर, हाइट, आपकी आई का कलर, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इनकी स्टडी, इनका जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसका स्टडी किससे किसके ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग, या फिर पेरेंट के पेरेंट्स से यानी कि ग्रैंडफादर से आपके पेरेंट तक आया, फिर आपके पेरेंट मतलब आपके मम्मी पापा से आप तक आया, आपसे अपने बच्चे के पास आएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना आपके बॉडी फीचर्स का या फिर कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन, इसको कहते हैं हम लोग हेरिडिटी, और इसकी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। क्या पॉइंट क्लियर है? समझ में आया होगा, आसान भाषा में इतना ही सब है। फिर एक थ्योरी दी गई है कि लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जैसे आप वैसे ही आपके बच्चे, या फिर जैसे आपके पापा वैसे ही आप। यानी कि देखो, बिल्ली का जो बच्चा है ना वो हमेशा बिल्ली ही होगा, कुत्ता नहीं हो सकता। और वहीं एक डॉग का बच्चा जो है ना वो हमेशा डॉग ही हो सकता है, कैट नहीं हो सकता। वैसे ही ह्यूमन का जो बच्चा है ना वो हमेशा ह्यूमन ही होगा, एक डॉग या फिर एक कैट नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लाइक बेगट्स लाइक क्या कहना चाहता है कि अगर बिल्ली है तो उसका बच्चा बिल्ली ही होगा, एक डॉग है तो उसका बच्चा डॉग ही होगा, एक हॉर्स है तो उसका बच्चा हॉर्स ही होगा, और एक ह्यूमन है तो उसका बच्चा ह्यूमन ही होगा। लेकिन 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 ह्यूमन का बच्चा अगर ह्यूमन होगा तो इसके अंदर फिर भी डिफरेंस क्यों आते हैं? आप अपने पेरेंट्स से पूरे के पूरे सिमिलर क्यों नहीं हो? थोड़ी बहुत डिफरेंसेस क्यों आती है, वेरिएशन क्यों होते हैं? ये जो नया टर्म वेरिएशन आया है ना, इसी के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। तो मतलब बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, डॉग का बच्चा डॉग होता है, पर फिर भी होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते ही आते हैं। इन्हीं वेरिएशंस के साइंस से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होने वाली है वही होता है जेनेटिक्स, ठीक है। तो वेरिएशंस क्या होता है पहले ये समझो। वेरिएशन क्या होता है? स्मॉल चेंजेस which occurs from generation after generation, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस होते ही रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। भले आप अपने पापा के ही बच्चे हैं पर आपके और आपके पापा के बीच में डिफरेंस होगा, आपके अपने मम्मी के बीच में डिफरेंस होगा, एक बिल्ली के मम्मी के बीच में डिफरेंस होगा ही होगा। ये सब वेरिएशंस को, ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं इसको हम कहते हैं वेरिएशन। क्या पॉइंट क्लियर है? लाइक बिगेट लाइक वाली थ्योरी क्लियर हो गई, ठीक है। वेरिएशंस का पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टर्म्स आते हैं। एक तो कैरेक्टर और दूसरा ट्रेट्स। इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही कॉमन सा, मतलब छोटा सा स्मॉल डिफरेंस है, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़ा सा इशू क्रिएट करके रखते थे। तो पहले समझते हैं। तो ये कैरेक्टर है, ये क्या है? कैरेक्टर इज एनी इनहेरिटेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो फीचर जो कि वो इनहेरिट कर सकता है। आप अपने पेरेंट्स से क्या क्या इनहेरिट कर सकते हो? उनकी हाइट, उनकी सोचने की क्षमता, ठीक है, उनका हेयर कलर, उनका आई कलर, उनके लाइक बिहेवियर्स भी हम कभी कभार इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपके जो पापा हैं वो अगर शर्लॉक होम्स है तो आपके अंदर भी उन्हीं की क्वालिटीज़ आने ही आने वाले हैं। अगर आपके पापा बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं तो उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ ही सकती है, ठीक है। आपके या फिर आपके भाई बहन किसी ना किसी में तो जाएगी ही जाएगी। ये सारी क्वालिटीज़ अपने पापा से इनहेरिट कर सकते हो। ये जो क्वालिटीज़ या फिर कह लो जो कैरेक्टर्स आप इनहेरिट करते हो जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर्स, मतलब जो चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हो उन चीज़ों को हम कहते हैं कैरेक्टर्स। समझ में आया? अब ट्रेट्स क्या है? फिर जब कैरेक्टर वो है तो ट्रेट्स क्या है? बोलते हैं कि दोनों सिमिलर टर्म्स है, ठीक है, पर यहाँ पे डिफरेंस देखना। कैरेक्टर यानी क्या? जो चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हो, और ट्रेट यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। मतलब
हमने कैरेक्टर तो इनहेरिट कर लिया, ठीक है। सपोज करो कि मैंने अपने पापा से अपना हेयर कलर इनहेरिट कर लिया, अगर मेरा ब्लैक है तो मतलब मेरे पापा का भी ब्लैक था, वो तो इनहेरिट कर लिया। पर अब बात है कि हेयर कलर कैसा है, ठीक है। मैंने अभी बोला ना ब्लैक है, ये होता है इनहेरिट, मतलब ये होता है ट्रेड। अब जैसे सपोज करो, ये बाल वाले तो एग्जाम्पल कोई नहीं, ये आई कलर वाले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये मेरे पापा है, ठीक है, और ये मैं हूँ। पापा का आई कलर मैंने इनहेरिट कर लिया, क्या किया है, आई कलर इनहेरिट किया, ठीक है। तो ये जो आई कलर हो गया ना, आई कलर, ये एक कैरेक्टर है। लेकिन आई कलर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म, या तो मेरे पापा के पास ब्राउन आई कलर था, और या फिर वो उनके पास क्या था, ब्लैक आई कलर था, ठीक है। इंडिया वालों के पास बहुत रेयर केसेस में ब्लू कलर होता है, इसलिए मैं ब्राउन और ब्लैक एज अ एग्जाम्पल ले सकती हूँ। तो जो आई कलर है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसे मैं इनहेरिट कर सकती हूँ, इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, अपने पेरेंट्स से मैं अपने आप को अपने पास इनहेरिट करवा सकती हूँ। लेकिन ये ब्राउन होगा कि ब्लैक होगा, ये जो फैक्टर आ गया ना, इसे कहते हैं ट्रेट। मतलब आई कलर मेरा ब्राउन होगा कि ब्लैक होगा, ये हो जाएगा ट्रेट, और आई कलर जो है वो हो जाएगा कैरेक्टर। क्या पॉइंट क्लियर है, समझ में आया ट्रेट और कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस? मतलब चीज़ें एक ही है, ट्रेट इज़ अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर। अगर ट्रेट एक पूरा ग्रुप है तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट क्या है, ट्रेट, सॉरी, अगर कैरेक्टर एक पूरा ग्रुप है तो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट क्या है, ट्रेट है। यानी कैरेक्टर क्या है, अगर आई कलर है तो वो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, या फिर ब्लैक भी हो सकता है, ये क्या है, ट्रेट है। अगर हेयर है तो हेयर कलर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, और ब्लू तो नहीं होता, मतलब ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ये किसका है, ये क्या है, ट्रेट है। और हेयर कलर क्या है, वो एक कैरेक्टर है। समझ में आया इतना ज़्यादा पॉइंट, समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम्स की तरफ। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास ना क्रोमोसोम्स जब तक डिवीज़न नहीं हो रहा, सेल डिवीज़न का जब तक टाइम नहीं आया है, तब तक क्रोमोसोम्स ऐसे ही लूजली होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइम आता है कि सेल डिवीज़न हो रहा है, तो सेल डिवीज़न के वक्त जो क्रोमोसोम्स है ना वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें दिखती हैं, वो होते हैं क्रोमोसोम्स। अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक क्रोमोसोम और ये रहा दो क्रोमोसोम। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा क्रोमोसोम बनेंगे। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक पूरा क्रोमोसोम होता है। इस पूरे पार्ट को, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम के बहुत ही अंदर छोटे छोटे पोर्शन पे हमें मिलता है डीएनए, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। सबसे पहले क्या है, क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के ऊपर या फिर कह लो डीएनए के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक है। अब जीन्स क्या होते हैं तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट होते हैं क्रोमोसोम के, और डीएनए क्या होता है, एक वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट ही होता है। फिर जीन के अंडर जाकर होते हैं हमारे पास एलील्स, ठीक है। तो ये बेसिकली सीक्वेंस है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, पर फिर भी समझ लो, सुन लो, समझो मत, बस सुन लो कि सबसे बड़ा होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, उसके बाद फिर हमारे पास जीन्स होते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे पास एलील्स। क्या पॉइंट क्लियर है? तो जीन्स को, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे पास कैसे टाइप के फीचर्स आने वाले हैं, कैसे कैरेक्टर्स आएंगे। इन सब के पीछे का ही कारण होता है क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। 23 पेयर्स यानी क्या, हमारे पास क्या होता है, 1 पेयर ऑफ शू होता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जूता है, इसका मतलब ये कि हमारे पास एक और एक मिलकर 2 जूते हैं। इन 2 जूतों को हम क्या कहते हैं, एक पेयर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। अब इन 46 क्रोमोसोम्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे कैसे, पहला ऑटोसोम, उसके बाद फिर सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्या होता है, तो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। यानी कि ये वो क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी फीचर्स या फिर कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके अंदर जो भी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली है, ठीक है, चाहे वो हेयर कलर हो, आपकी हाइट हो, कोई भी फैक्टर होने वाला है, वो सब आपके किस क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, इस ऑटोसोम के ऊपर। यानी कि वो कितने पेयर्स हैं, 22 पेयर्स है। ऑल टोटल कितने हो जाएंगे, 44 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो आप दोनों में से एक ही चीज़ याद रखो, या तो 22 पेयर्स याद रख लो या फिर 44 क्रोमोसोम्स याद रख लो। समझ में आया? ऑटोसोम्स क्या होते हैं, वो वैसे क्रोमोसोम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा बॉडी फीचर या फिर कह लो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होने वाली है। क्या पॉइंट क्लियर है? उसके बाद ये टोटल कितने हैं, 22 है। 23 में से 22 पेयर चले गए, एक पेयर बच गया। अब ये जो एक पेयर है ना, ये हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम का। ये जो एक पेयर है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है कि क्या आप एक मेल हो या फिर आप एक फीमेल हो।
यानी कि आप एक लड़के हो या फिर एक लड़की हो, ये डिफाइन करता है ये सेक्स क्रोमोसोम। 22 कौन करते हैं? ऑटोसोम्स, और एक पेयर आपका जेंडर डिफाइन करता है। क्या यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब ये जो जेंडर डिफाइन करता है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये किस तरीके से, किस बेसिस पे आपका जेंडर डिफाइन करता है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, अगर आप मेल हो, इसका सिनेरियो इधर, और इधर आप अगर फीमेल हो तो, ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो आपके पास रहेगा एक एक्स और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे। और अगर आप मेल हो तो आपके पास एक एक्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम रहने वाला है, ठीक है। जहाँ तक का पॉइंट क्लियर, ठीक है। ऑटोसोम्स क्लियर हो गया, सेक्स क्रोमोसोम क्लियर हो गया, क्रोमोसोम क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। क्रोमोसोम ऑल टोटल कितने पेयर? 23, ऑटोसोम्स 22, और एक जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एक और जो सेक्स डिटरमाइन करता है वो क्या होता है? एक पेयर का, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस आपके अंदर लिखा हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका शेप, सेम साइज, सब कुछ सेम होने वाला है, उन्हें कहते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे समझो, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनके अगर देखा जाए तो सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम हो गया, हाँ भले दिख नहीं रहा, पर सपोज करो कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर उसका शेप, साइज सब कुछ सेम होने वाला है तो वो क्या हो जाएगा? होमोलोगस। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जीन्स क्या होते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? जेनेटिक्स डिस्कस कर लिया, हमें समझ में आ गया जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड लॉज रिलेटेड टू इट। हेरिडिटी समझ लिया हमने कि ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स या फिर कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, समझ में आया। उसके बाद फिर लाइक बेगेट लाइक की थ्योरी हमने डिस्कस की, कैट का बच्चा कैट ही होने वाला है, बैट का बच्चा बैट ही होने वाला है। उसके बाद फिर हमने वेरिएशन देख लिया, होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अंतर होता है, उन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएशन कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कैरेक्टर क्या होता है कि एनी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग तक आई है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिटेबल हो सकती है, हाइट भी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, हाइट भी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ हेयर कलर भी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, आई का कलर भी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है। फिर हमारे पास है ट्रेड्स क्या होते हैं? जो इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है वो कैसे हो सकते हैं? वो या तो ये एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है, या फिर सपोज करो कि हमारे पास जो आई कलर है वो क्या इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, वो आई कलर कैसा हो सकता है? ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, तो ये क्या हो गया? ट्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला ऑटोसोम्स जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करने वाला, मतलब जितने भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? तो ऑटोसोम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पेयर तो जो कि आपकी जेंडर डिफाइन करता होता है, ठीक है, जेंडर डिफाइन करता है। अगर वो XX है तो वो आप फीमेल हो, यानी कि आप लड़की हो, अगर XY है तो आप क्या हो? एक लड़के हो। समझ में आया? ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स और होमोलोगस क्या होता है? अगर आपके क्रोमोसोम का बॉडी जो साइज़ है, शेप है, दोनों को दोनों सेम होने वाला है, तो आपका ये जो क्रोमोसोम हुआ वो क्या हो गया? होमोलोगस हो गया। समझ में आया यहाँ तक के पॉइंट? आगे बढ़ते हैं जीन्स की तरफ। जीन्स क्या होता है? जीन्स को पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, जीन्स क्या होता है ना कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए। यानी कि जैसे मैंने बोला कि एक क्रोमोसोम अगर होगा तो उसके बाद आएगा डीएनए के बाद आएगा जीन्स। तो वहीं जीन्स की बात हो रही है कि क्रोमोसोम्स के बाद, मतलब एक क्रोमोसोम अगर ये है तो इसका एक छोटा सा सेगमेंट होगा, ठीक है, मतलब इतना ही छोटा सा सेगमेंट होता है हमारे पास क्या? जीन्स होता है। तो इस सेगमेंट को मैंने बड़ा कर दिया। अब ये जो पोर्शन आया इसी को कहते हैं हम लोग जीन्स। ये जीन्स या फिर कह लो ये जो सेगमेंट, ये किस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यही रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पास किस टाइप की कैरेक्टर आने वाली है, ठीक है। हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए यही प्रॉपर्टी या फिर कह लो यही चीज़ वो चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया जीन्स क्या होता है? जीन्स एक क्रोमोसोम, सपोज करो कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट है मेरे पास जीन। ये जीन क्या रिस्पॉन्सिबल करता है? तो अगर मान लो जैसे ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन्स नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे से बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं। और हर एक जीन अपना स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हो सकता है ये वाला जो है वो हेयर कलर के लिए हो सकता है ये आपकी हाइट के लिए हो सकता है ये किसी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और हो सकता है कि आप जैसे आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने वाली, कम होने वाली, इस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के और बहुत ज़्यादा मात्रा में जीन्स अवेलेबल होते हैं, और हर एक जीन अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ नीचे अभी कमेंट कर दो टाइम स्टैम्प लगाकर। ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, अगले वीडियो के अंदर उसे कवर करवा लेंगे, ठीक। जीन्स समझ में आ गया। अब उसके बाद आते हैं और
टॉपिक जिसको कहते हैं हम लोग जीनोम। तो जीन क्या है समझ में आ गया, जीनोम क्या है वो भी समझ में, अगर जीन समझ में आए तो जीनोम भी समझ में आएगा। देखो जीनोम का डेफिनेशन कहता है कि सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, रेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक सेट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला ना कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं और हर एक जीन अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक ही एक ऐसा जीन है जो कि हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ज़्यादा जीन, हमारे पास बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। उस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, जीन्स होते हैं, और हर एक क्रोमोसोम के ऊपर हो सकता है कि यही जीन दूसरे किसी और क्रोमोसोम के ऊपर भी हो। तो उन सब प्रॉपर्टी का, जैसे सपोज करो, सिंपल एग्जांपल समझो कि मान लो ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ऐसे करके मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और इन सब के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ ना कुछ जीन्स है, ठीक है। इनमें से मुझे पता चला कि ये वाला जीन, ये वाला जीन, ये और ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 जीन्स है ये एक ही फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन सा फैक्टर है, मेरा आई कलर, ठीक है। मुझे ये पता चला कि मेरे पास 1 2 3 4 5 ये 5 जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, लेकिन उन सबका एक ही फंक्शन है कि वो हमारा आई कलर डिफाइन करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इन सभी जीन्स के जितने भी फैक्टर्स है अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर से उठा के रख लिए, और मैंने इनका क्या कर दिया, एक सेट बना दिया। जब तक वो सिंगल था मैंने उसको जीन्स नाम दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने उसका सेट बना दिया मैंने उसका नाम क्या कर दिया, जीनोम कर दिया। क्या पॉइंट क्लियर है, समझ में आया जीन और जीनोम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कि हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, उनके ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, और उन जीन्स को अगर मैंने कलेक्ट कर दिया मुझे पता चला कि ये 5 जीन हैं ऐसे इन सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जिनका प्रॉपर्टी एक ही होने वाला है कि ये मेरे आई कलर को डिफाइन करने वाले हैं, और मैंने उसका सेट बना दिया। अब ये जो सेट होगा ना वही कहला जाएगा जीनोम। क्या पॉइंट क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, पता चले मुझे कौन से पॉइंट को थोड़ा स्लो लेकर जाना है, किसको थोड़ा सा फास्ट भगा देना है। ओके, तो जीन जीनोम क्लियर। अब इन दोनों से ही मिलती जुलती एक और डेफिनेशन आती है जो कि है एलील्स की। तो एग्जाम के अंदर ना हॉट टॉपिक अगर बोला जाए ना तो 2 ही होता है, एक तो जीन कह लो और एक एलील कह लो। दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर सा डिफरेंस, जो कि टीचर लोग हमेशा पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है। ये दोनों चीज़ें समझ में, मतलब ये दोनों चीज़ें हर बार हर टीचर पूछना ही पूछना है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की 5 ईयर्स देख लो या फिर आप अपने टीचर को देख लो कि वो पूछना ही होगा कि एलील क्या है, जीन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल बता दो। तो जीन अगर समझ में आ गया होगा तो एलील्स भी आराम से समझ में आ जाएगा। पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एलील्स क्या आते हैं ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स जो कि सेम पोजीशन पर रहेंगे, वो भी किस होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर पढ़ा था कि कैरेक्टर इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है और उनका जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो होता है ट्रेड, यानी कि अगर आई कलर जो है वो अगर कैरेक्टर है तो ब्राउन होगा कि ब्लैक होगा, ये मेरा ट्रेट है। वैसा ही कुछ रिलेशन है जीन और एलील के बीच में। अगर जो जीन है वो क्या है, सेट ऑफ या फिर कह लो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम है। तो अब ये जो क्रोमोसोम का जो पार्ट है ना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये क्रोमोसोम का इस वाले पोर्शन के ऊपर मान लो मेरा एक जीन बैठा है, वैसे ही अगर ये जो जीन है अगर वो यहाँ पर बैठा है तो एक और क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होने, जो एलील होने वाला है ना, वो भी ऐसी ही इसी जगह पे बैठने वाला है, यानी कि इसी जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगा जो कि किसी एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर बैठा रहेगा उसी की सेम पोजीशन के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि अलग अलग क्रोमोसोम्स थे, पिछली वाली मतलब कुछ देर पहले मैंने बताया था अलग अलग क्रोमोसोम्स थे जो कि सब रिस्पॉन्सिबल है एक ही फैक्टर के लिए। अब ये जो एक ही फैक्टर की रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है वो होती है एलील की। एक ही जगह पर सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जो फैक्टर्स बैठे रहते हैं, जो भी कह लो जो जीन्स बैठे रहते हैं, उन जीन्स को हम कहते हैं एलील। पॉइंट समझ में आया? एक बार और डिफाइन करते हैं। देखो सिंपल से समझो कि जैसे मैंने बोला था कि जीनोम क्या होता है, मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम्स ले लिए, ठीक है, मैंने 5 क्रोमोसोम्स लिए और मैंने देखा कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, एक इधर 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 है, ठीक है, ऐसे कर करके मैंने बना दिए। फिर मैंने देखा कि अरे यार इस वाले क्रोमोसोम में, इस वाले क्रोमोसोम में, इस वाले क्रोमोसोम में, जहाँ पर क्या है ना कि एक ही जैसे दिख रहे हैं, ये तीनों की तीनों है कि नहीं, इन दोनों जीन्स को भूल जाओ पर हाइट देखो तीनों की एक ही है, सेम हाइट है और सेम पोजीशन पे बैठे हैं, यानी कि क्या है, एलील वाली प्रॉपर्टी डिफाइन करें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है कि नहीं, तीनों के तीनों एक ही है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है क्योंकि एक ही पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है, और एक ही चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो मैंने इन सब को एक साथ कलेक्ट करके लिखवा दिया, इसको मैंने एक सेट बना दिया, तो ये तो हो गया जीनोम। यहाँ तक का तो प्लान क्लियर है। लेकिन एलील क्या हुआ, तो ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन करें ना कि एक ही क्रोमोसोम जैसे, मतलब एक ही जैसे क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे बैठे हुए जीन्स के एलील या फिर कह लो जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म, अलग अलग फॉर्म को हम कहते हैं एलील।
क्या पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा है इतने के बाद भी तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझना। सिंपल सा चीज़ है, जीन एक सेगमेंट है किसी क्रोमोसोम का, और उसी जीन का भाई समझोगे एकदम हूबहू शक्ल वाला एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अगर बैठा मिल जाए तो वो होता है एलील, और उन सब का एक ग्रुप बना देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीनोम आ जाएगा। जीन्स का एक सेट वो हो जाएगा जीनोम। क्या पॉइंट क्लियर है? जहाँ तक के सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और ये जो एलील है और जो जीनोम है ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से जो भी सही चीज़ें आई वो थोड़ी इजी से हैं। यहाँ तक थोड़ा सा बेसिक था, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में, अगर यहीं पर अगर नहीं समझ में आए तो पीछे करके देख लो, क्योंकि इसके बाद वाली चीज़ें तो सबको ही आ जाती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि टंग रोलिंग का एक एग्जाम्पल दिया गया आपके बुक के अंदर। हुआ क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जीभ को रोल कर पाते हैं, ठीक है, जीभ टंग उसको रोल कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं रोल कर पाते। हो सकता है कि आपके पापा कर सकते हो, आपकी मम्मी कर सकते हो, आप नहीं कर सकते होंगे, आपका भाई कर सकता होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि इनके पास भी हमारे पास एलील्स होते हैं, या फिर कह लो जीन्स होते हैं। तो जो जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टंग रोलिंग के लिए, वो होते हैं डोमिनेंट वाले, जो कि रोल करवा देते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे डोमिनेंट। और जो नहीं रोल करवा पाते उन्हें बोलते हैं रेसेसिव। समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आहिस्ते आहिस्ते समझते हैं। अब जैसे देखो, हमने ये एक एग्जांपल लिया है कि कैपिटल ए का। तो सपोज़ करो कि ये मेरा एक जीन है। अब ये जो कैपिटल ए हम इसलिए डिनोट करते हैं ताकि वो होता है कि डोमिनेंट है, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेंट है। अगर इसे कहीं भी छोड़ोगे तो खुद को एक्सप्रेस करवा देगा। जैसे कि इन केस ऑफ जो टंग रोलिंग है, कि अगर जो चीज़ें खुद को एक्सप्रेस करवा देती हैं वो होती हैं डोमिनेंट, ठीक है। वैसे ही एक हमने दिया स्मॉल ए, ठीक है, क्या स्मॉल ए। तो स्मॉल ए का मतलब होता है कि ये रेसेसिव है, खुद को डोमिनेंट नहीं करवा, मतलब खुद को एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहा। कहीं भी जगह छोड़ोगे तो डूब के रह जाएगा। कौन डुबा देता है इसको, तो ये डोमिनेंट वाले से दबा देता है। वैसे ही यहाँ पर देखो हमने एग्जांपल लिया है कैपिटल ए का। तो मतलब क्या, पहली बात तो कैपिटल ए है यानी कि वो डोमिनेंट है कि नहीं। लेकिन दो कैपिटल ए है यानी कि वो क्या है, होमोजाइगोस है, ठीक है, होमोजाइगोस है, यानी कि एक जैसे, लेकिन क्या है वो है डोमिनेंट, क्योंकि वो कैपिटल ए है। तो अगर किसी ने आपसे डेफिनेशन पूछ लिया कि होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होते हैं, तो बोलो कि सेम जैसे दिखने वाले अगर वो डोमिनेंट होंगे, कैपिटल ए डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर होंगे, कैपिटल पी, कुछ भी कैपिटल, वो माने डोमिनेंट है, और एक जैसा है तो वो होमोजाइगस है, ठीक है। अब इसमें देखो स्मॉल ए, ये भी क्या है, क्या ये होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है? तो ये भी होमोजाइगस है क्योंकि एक ही जैसे दिख रहा है। ये क्या है, होमोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि जो स्मॉल ए होता है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है। तो ये डोमिनेंट होगा कि रेसेसिव होगा, जाहिर सी बात है ये क्या होगा, रेसेसिव होगा, ठीक है। डोमिनेंट रेसेसिव डिफरेंस समझ में आया। कैपिटल ए यानी डोमिनेंट, स्मॉल ए यानी रेसेसिव। अगर कैपिटल ए कैपिटल है या फिर स्मॉल ए है यानी कि वो होमोजाइगस है। अगर वो कैपिटल है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, स्मॉल है तो वो होमोजाइगस रेसेसिव हो गया। अब एक और एग्जाम्पल है कि कैपिटल एक हमारे पास क्या है, एक कैपिटल ए है और दूसरा क्या है, स्मॉल ए है। इसका मतलब ये, पहली बात तो ये होमोजाइगस तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे नहीं दिख रहे, दोनों अलग अलग है। तो होमोजाइगस नहीं है तो क्या होंगे, ये हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब कैपिटल ए का सिचुएशन हमने देखा कि डोमिनेंट होता है, स्मॉल ए का सिचुएशन हमने देखा कि रेसेसिव होता है। पर दोनों का सिचुएशन में क्या होगा, एक कैपिटल भी है एक स्मॉल भी है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि देखो, जब भी हमने देखा कि जो डोमिनेंट वाला होता है वो खुद को एक्सप्रेस करवा देता है, किसी भी सिचुएशन के अंदर डालो तो वो खुद को एक्सप्रेस करवा देगा। तो इस सिचुएशन के अंदर कैपिटल ए वाला खुद को एक्सप्रेस करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, करवा देगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डोमिनेंट, समझे। अगर अब पूछोगे कि यहाँ पर हमने रेसेसिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेसेसिव का मतलब ही ये होता है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहा, उस वजह से तो ये डोमिनेंट हो पाया है। जबकि है तो यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पर तो दोनों की प्रॉपर्टी डाल रखी है, पर ये चूँकि ये डोमिनेंट है तो ये खुद को एक्सप्रेस करवा देता है, और ये डोमिनेंट ना होने की वजह से यानी कि रेसेसिव होने की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहा। इसी को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस और डोमिनेंट क्यों, समझ में आया। हेटेरोजाइगस क्यों, क्योंकि वो एक जैसे नहीं दिख रहे, ये एक जैसे दिख सकते हैं, ये एक जैसे दिख सकते हैं, ये एक जैसे नहीं दिख रहे। ये तो साफ बात है कि एक जैसे नहीं दिख रहे। छोटे से बच्चे को भी बुलाकर दिखाओगे तो वो भी बोले कह रहे अलग अलग है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद है दो बहुत चुन्नू मुन्नू से टॉपिक, जो कि है जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो नाम क्या है, जीन यानी जीन्स, कुछ ना कुछ जीन्स से रिलेटेड होगा। तो वो चीज़ें जो कि जीन का हम लोग रेशियो बताते हैं, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, वो जैसी चीज़ें होती हैं। तो देखो जीनोटाइप में होता है ना कि हम लोग जीन्स को ऑब्जर्व करते हैं,
जब भी जीनो आया, समझो कि जीन्स की बातें हो रही हैं, तो इसका फर्दर एग्जांपल मैं यहाँ पर पनेट स्क्वायर में अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ सिखाऊंगी। और फिनोटाइप यानी कि जो भी हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आया ना, उसकी बातें हो रही हैं कि जो खुद को शो कर रहे हों। मैं बाहर से जैसे भी हूँ, ये मेरा फिनोटाइप का रिजल्ट है, और मैं अंदर से कैसी हूँ, मेरा जीन्स कैसा है, ये मेरा जीनोटाइप का रिजल्ट है। क्या पॉइंट क्लियर है? समझ में आया पूरी बात है अभी तक की? ओके, आगे बढ़ते हैं पनेट स्क्वायर के पीछे। पनेट स्क्वायर क्या होता है? एक स्मॉल सिंपल सा पनेट स्क्वायर एक स्मॉल सिंपल सा डायग्राम होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें ड्रॉ करके और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर कैपिटल आर है। अब बताओ कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ? दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, और दोनों क्या है? होमोजाइगस है। उसके बाद फिर हमारे पास होता है एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, यानी कि क्या है? ये तो पहली बात ये हेटेरोजाइगस है, और दूसरा ये कि डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर वाला खुद को एक्सप्रेस करवा पा रहा है। अब इसी का हमें पनेट स्क्वायर बनाना है। पनेट स्क्वायर यानी देखो छोटा सा एक स्क्वायर टाइप का डब्बा बनाना है। इसके अंदर हम पहले लिखेंगे, ऊपर वाला मैं मिटा रही हूँ, यहाँ पर एक लिखेंगे कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल आर, जहाँ पर हम एक बना देंगे सिंबल, ठीक है, ये होता है मेल का सिंबल, ओके। और फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एक यहाँ पर आर लिखेंगे, कैपिटल आर, और एक तरफ स्मॉल आर। अब पनेट स्क्वायर का गेम होता है कि पहले यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है, इन दोनों का, तो इन दोनों का रिलेशन में क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर दूसरा इधर इसके साथ जाओ, ये इसके साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर हमारे पास कहता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के पास जाओ, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर और कैपिटल आर। और फिर कहते हैं कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के पास जाओ, स्मॉल आर कैपिटल आर। अब अगर इसका हम लोग रेशियो लिखेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा? एक कैपिटल आर ये वाला, दूसरा कैपिटल आर ये वाला, फिर एक स्मॉल आर कैपिटल आर और दूसरा भी स्मॉल आर और कैपिटल आर। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास दो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। यानी कि सिंपली हमें ये दिख रहा है कि 50-50 का रेशियो है। 50% होमोजाइगस डोमिनेंट है और 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, बल्कि दोनों के दोनों क्या है? डोमिनेंट ही है। तो उतना कुछ मैटर करने वाला नहीं है। ये सिंपल सा एग्जांपल था कि पनेट स्क्वायर के अंदर हम करते क्या है और कैसे करते हैं। इधर जो भी लिखा रहता है और उधर जो भी गैमेट्स लिखे रहते हैं, दोनों का हम लोग रिलेशन करवा देते हैं। क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम बढ़ाएंगे मेंडल का जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, उनके लॉज जो भी उन्होंने दिए थे, वो सभी चीज़ें वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर कोई बात नहीं। आपका जो टॉपिक है उसे मतलब चैप्टर को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो इसलिए हमने एक बार में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया। पर आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। धीरे धीरे ही चले हम लोग ग्रेजुअली, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमारे पास सेक्स लिंक इनहेरिटेंस आता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट ड्यू टू फैक्टर ऑन ईदर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, यानी कि किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम हो सकता है। सपोज करो ये मेरा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और सिंस एक्स जो वाई क्रोमोसोम होता है थोड़ा सा छोटा होता है साइज के अंदर, तो मैंने इसे छोटा रिप्रेजेंट करवाया है। तो ये मेरा एक्स क्रोमोसोम है और ये मेरा वाई क्रोमोसोम है। अब इन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर किसी एक फैक्टर का आना, ठीक है, किसी एक एक्सटर्नल बैरियर का आना, या फिर कह लो किसी एक फैक्टर का आने की वजह से होता क्या है ना कि इस पूरे क्रोमोसोम के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये जो फैक्टर आया ना, ये या तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आ सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम के ऊपर आ सकता है, जिसके कारण हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। वो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? या तो वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, वो फिर या फिर वो हेमोफीलिया हो सकता है। आपके सिलेबस के अंदर क्या है कि जो भी फैक्टर आएगा ना, ये फैक्टर हमेशा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है या फिर हमारे पास हेमोफीलिया हो सकता है। क्या पॉइंट क्लियर है? यानी कि किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, उन दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर किसी एक अन्य फैक्टर का आना, जिस वजह से हमारे पास क्या होगी? वेरिएशन आएगी, या फिर कह लो कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। वो जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हो सकता है? चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस होगा या फिर हेमोफीलिया आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है और किस कारण हमारे फ्यूचर को भी खतरे में डालता है। देखो, ये जो है एक्स का मतलब क्या होगा? ये है फीमेल, और एक्स वाई का मतलब क्या होगा? ए मेल। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगी? यहाँ पर एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ये पनेट स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर जैसा दिखता है, ठीक है। बड़ा भी हो सकता है, अगर फ्यूचर में मतलब इस वीडियो के बाद वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये थोड़ा बड़ा विशाल सा रूप लेकर आएगा। यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं, ठीक है,
स्क्वायर टाइप का, जिसका डायगोनल करते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे मेल वाले गैमेट्स को, इधर हम लिखेंगे फीमेल वाले गैमेट्स को। फीमेल वाले गैमेट्स क्या है हमारे पास, तो एक हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास एक्स है, ये वाले गैमेट्स यहाँ पर लिख दिए। मेल गैमेट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, एक इधर एक्स है, एक इधर वाई है। अब यहाँ पर देखो ये जो बनाया है ना मैंने, यही है फैक्टर। तो एक्स वाला इधर क्या है, कैरियर है, ठीक है। जो भी फैक्टर जिसके ऊपर भी आते हैं हम बोलते हैं वो कैरियर है। तो यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो मेल मेंबर है ना वो क्या है, कैरियर है, ठीक है, कैरियर, ओके। और जो फीमेल है वो क्या है, नॉर्मल है। तो मेल फीमेल को छोड़ो, हम लिखेंगे कि जो मदर है, जो फीमेल है वो क्या है, मदर है, तो नॉर्मल मदर है, और जो फादर है वो क्या है, कैरियर है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पनेट स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो, पहले एक्स एक्स इधर जाएगा, ठीक है, जो भी इधर फैक्टर्स होंगे वो इनके साथ पहले लिंक्ड होंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आया, ठीक है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल है, वो वाई है, दोनों के साथ ये सिंपल है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास दो ऐसी चीज़ें आ गई जिनके पास अब ये कैरियर जो फैक्टर था वो ट्रांसमिट हो चुका है। तो अब हमारे पास ये समझ में आ रहा है कि दोनों क्या है, एक्स एक्स है, यानी कि दोनों क्या होने वाली है, डॉटर होने वाली हैं। तो दो डॉटर होंगी जो कि अब कैरियर बन जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो भी कैरियर था, ये भी कैरियर क्यों, इसे तो इन्फेक्टेड हो जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता, ये जो प्रॉब्लम होती है ना एक्स क्रोमोसोम की, ये यूजुअली मेल को अफेक्ट ज़्यादा करती है। यानी कि हमें ये भी पता है कि कलर ब्लाइंडनेस अधिकतर मेल में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस के अंदर फीमेल में होता है। ये मैंने ये केस 1 दिखाया। अब केस 2 के अंदर, फिर केस 3 जब आएगा उसके अंदर आप वो करके खुद से देखना, आपकी बुक के अंदर भी दिया है कि जो केस 3 है वो जब आप देखोगे ना तो आपको फिर पता चलेगा वहाँ पर कि जो फीमेल है वो क्या है, वो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है, या फिर कह लो उसको भी हेमोफीलिया हो चुका है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है। यहाँ पर अगर एक ही के अंदर एक्स का फैक्टर आया है, यानी कि ये क्या है, कैरियर है। जब तक दोनों के ऊपर फैक्टर ना आए, मतलब दोनों के ऊपर कुछ ऐसा ना दिखे, तब तक बोल नहीं सकते कि वो क्या है, इन्फेक्टेड है। जब तक एक के ऊपर है माने वो बस एक कैरियर ही है। तो हमारे पास दो डॉटर हैं जो कि कैरियर है, और दो सन हैं जो कि क्या है, नॉर्मल सन है, ठीक है, ओके। अब इसका मैंने क्या किया, जो x और x डैश था, या फिर कह लो x फैक्टर वाला, उसे मैंने यहाँ पर बनाया और एक नॉर्मल सन को इधर बनाया। अब इन दोनों का जब ट्रांसमिशन होगा, इन दोनों का हमने वेरिएशन जब देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारे पास जो भी केस आएगा वो डिटरमाइन करेगा कि अब हमारे पास कौन सा कैरियर बचा है और कौन इन्फेक्टेड हो रखा है। यहाँ पर बना लेते हैं, ये क्या है, फीमेल का समझ लो, और ये है मेल का, ठीक है। ये XY और ये XX, दोनों कहीं भी लिखो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी XX लिख सकती हूँ और वहाँ पर भी XY, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास आएगा XX, यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास आएगा XX, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, हमारे सॉरी मेरे पास एक इधर है ना इन्फेक्टेड, ओके, XX, और ये इधर है XY, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, XY, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, X0Y। यहाँ पर तक क्लियर सारी चीज़ें। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो ऐसी चीज़ें, एक डॉटर और एक बॉय, जो कि क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डॉटर जो होंगी वो तो अभी भी कैरियर ही है, जब तक दोनों के पास ना है तब तक वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो अभी तक कैरियर ही है। और जैसे इस बेचारे बच्चे के ऊपर आया तो भी ये क्या हो गया, अब ये इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। केसेस समझ में आए, क्या क्या केसेस है, एक तो XX जो कि नॉर्मल है और एक XY जो कि नॉर्मल है, तो ये दोनों तो नॉर्मल वाले हो गए। एक आया X-Y, ठीक है, और एक आया हमारे पास X-X, ठीक है, जो कि एक कैरियर और एक इन्फेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको अगर थर्ड क्रॉस करवाना है तो आप करवा सकते हो, आपकी बुक के अंदर है, फील फ्री पेंसिल लेना और वहाँ पे करना, पेन से मत करना, पेन से करना होगा तो अपनी कॉपी पे करना। ये सारे पॉइंट्स कीजिए, सारी डेफिनेशन समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगले वीडियो का इंतजार करना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग मेंडल्स का लॉ, इनहेरिटेंस सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।